दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस को। और आज जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा ये बातें आपको यूट्यूब की किसी भी वीडियोस में नहीं मिलेंगी, किसी भी किताब में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रिक्स हैं। और आज की वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या होता है। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ऑफिस में जाते हो, काम करते हो खूब मेहनत से, और जितना आप काम करोगे उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। अगर छुट्टी करोगे तो आपका पैसा कट जाएगा, अगर ऑफिस नहीं जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर है तो जितने पेशेंट्स डॉक्टर देखेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा, अगर पेशेंट्स को नहीं देखेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन पैसिव इनकम में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आपके पास कोई घर है और आपने अपने घर को रेंट पे दे दिया है, तो अब यहाँ पर आपकी कोई भी मेहनत नहीं लग रही, आप यहाँ पर एक्टिव नहीं हो, लेकिन पैसा तो यहाँ से भी कमा रहे हो आप। सोर्स ऑफ इनकम तो ये भी है आपकी, लेकिन यहाँ पर आप एक्टिव नहीं हो। इसी तरह मान लो आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। जितना भी आपका पैसा पड़ा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हर महीने या हर साल में इंटरेस्ट देगा। तो बैंक में जो पैसा मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा, वहां पर भी आपकी कोई भी मेहनत नहीं लग रही, आप वहां पर भी एक्टिव नहीं हो। हम लोग कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं, उसके बाद में सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक एग्जाम्पल है कि रमेश कार चलाता है। यहाँ पर कार क्या है? ऑब्जेक्ट है, और रमेश है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर में कुछ काम कर रहा है। रमेश कार पर कुछ काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कार चलाई जाती है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो नहीं है, सब्जेक्ट तो यहां पर कोई है ही नहीं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है कार, और ऑब्जेक्ट के ऊपर में कुछ काम हो रहा है। तो जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता, हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर में कुछ काम हो रहा होता है, वो कहलाता है पैसिव वॉइस। जैसे एक सेंटेंस है कि मैं किताब पढ़ता हूं। अब देखो, यहां पर सब्जेक्ट है मैं, और सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर में कुछ काम कर रहा है। लेकिन दूसरा सेंटेंस है कि किताब को पढ़ा जाता है। अब देखो, दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है? एक्टिव सेंटेंस में कोई काम है जो सब्जेक्ट कर रहा है, लेकिन पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के ऊपर में कुछ काम हो रहा है। भाई, किताब कोई काम थोड़ी करेगी, किताब के ऊपर तो काम होगा, किताब को तो पढ़ा जाएगा। देखिए, एक सेंटेंस है कि सुबह अखबार पढ़ा जाता है। अब आप मुझे बताइए कि अखबार कौन पढ़ेगा? कोई इंसान पढ़ेगा, डॉक्टर पढ़ेगा, स्टूडेंट पढ़ेगा, आप पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हमें ये बात पता है कि अगर कोई काम होगा तो वो सब्जेक्ट करेगा उस काम को, कोई और नहीं कर सकता, सब्जेक्ट ही कर सकता उस काम को। तो यहाँ पर जो काम है वो पैसिव है, क्योंकि यहाँ पर कोई काम हमें एक्टिवली होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं बोलता कि रमेश अखबार पढ़ता है, तो यहाँ पर तो सबको पता है कि रमेश हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, एक्टिव है सब्जेक्ट। तो क्योंकि सब्जेक्ट एक्टिव है, इसलिए ये सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस। जैसे जैसे हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, आपकी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होती रहेंगी। अच्छा, एक बात और मैं करना चाहूँगा। लगभग सभी स्कूल, इंस्टीट्यूट, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बताया जाता है कि एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें। 2-4 रूल्स आपको बता दिए जाते हैं, लेकिन 2-4 रूल्स को याद करने से शायद आपको स्कूल में अच्छे मार्क्स मिल जाएं, लेकिन आपको डे टू डे लाइफ में इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं किताब को पढ़ता हूँ, इसका पैसिव वॉइस बना दो, तो आप कहेंगे कि किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। अब बात तो एक ही है, ऐसे कहो या वैसे कहो, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? भले ही आप 2-4 रूल्स को याद करके एक्टिव टू पैसिव कर दो या पैसिव टू एक्टिव कर दो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। जो सेंटेंस एक्टिव में बन सकता है उसको खामखा पैसिव में बनाने की क्या ज़रूरत है? तो मेरी कोशिश ये रहेगी आज की वीडियो में कि मैं आपको पैसिव वॉइस का यूसेज बताऊं। पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में बनता है, एक्टिव में बनता ही नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से टेंसेस होते हैं ना, 12 तरह के टेंसेस होते हैं,
प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस तरह से पैसिव वॉइस भी होते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आपको सारे पैसिव वॉइस के बारे में समझाता हूँ और बहुत ही आसान लैंग्वेज में सिंपल तरह से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे इज, एम या आर। इज, एम, आर डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। देखिए अगर ऑब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, जैसे अगर एक किताब हुई तो आप लिखेंगे इज, अगर बहुत सारी किताबें हुई, एक से ज़्यादा हुई, तो आप लिखेंगे आर। तो सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। और अगर ऑब्जेक्ट हुआ आई तो आप लिखेंगे एम। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है और किसी के साथ नहीं होता। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, और फिर आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, एक बात और याद रखना है कि पैसिव वॉइस में आप कोई सा भी सेंटेंस बनाओ, पास्ट का बनाओ, प्रेजेंट का बनाओ या फ्यूचर का बनाओ, सभी सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, सिंपल हो, कैसा भी हो, हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है कि किताबों को पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट है बुक्स, तो आप सबसे पहले लिखेंगे बुक्स। उसके बाद बुक्स क्योंकि प्लूरल हैं तो आप लिखेंगे आर, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रेड। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, इसकी स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन प्रोनाउंस आप इसको करेंगे रेड। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ना, यहाँ पर कोई काम है जो किताबों के ऊपर हो रहा है, कोई काम है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर में हो रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास। बुक्स आर रेड, किताबें पढ़ी जाती हैं। अब किताबों को कोई तो पढ़ेगा, इंसान पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो काम है वो पैसिव हो रहा है, एक्टिव नहीं हो रहा। इसी तरह एक सेंटेंस है कि मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, तो आप कह सकते हैं स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। स्वीट्स ऑब्जेक्ट है और स्वीट्स क्योंकि प्लूरल है तो आप लिखेंगे आर, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना और डिस्ट्रीब्यूट की थर्ड फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपको कहना है कि दिवाली को बांटी जाती हैं मिठाइयाँ, तो आप कह सकते हैं स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिवाली। ईद पर बांटी जाती हैं मिठाइयाँ, तो आप कह सकते हैं स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईद। बर्थडे के ऊपर बांटी जाती हैं मिठाइयाँ, तो आप कह सकते हैं स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बर्थडे। न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ा जाता, तो आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर इज़ नॉट रेड। ये वाला सेंटेंस क्योंकि नेगेटिव है तो आप इसके बाद लिखेंगे नॉट, और न्यूज़पेपर क्योंकि सिंगुलर है तो आप लिखेंगे इज। अब देखिए अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्या वाले, जब आप किसी से सवाल करते हैं, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम और आर, तो इज, एम या आर से आप स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, और फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आईपीएल देखा जाता है, इज आईपीएल वॉच्ड। अगर किसी को नहीं पता तो बता दूं, आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग, जो क्रिकेट मैचेस होते हैं। तो आप सवाल कर रहे हैं कि क्या आईपीएल को देखा जाता है, इज आईपीएल वॉच्ड। अगर आपको कहना है कि क्या आईपीएल तुम्हारे घर में देखा जाता है, तो आप कह सकते हैं इज आईपीएल वॉच्ड इन योर होम। क्या तुम्हारे घर में आईपीएल को देखा जाता है। समझ में आ रहा है। जैसे बुक्स आर रेड, किताबें पढ़ी जाती हैं, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आपको सवाल बनाना है, सवाल करना है, तो आप कह सकते हैं आर बुक्स रेड, क्या किताबें पढ़ी जाती हैं। और अगर आपको WH फैमिली बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले WH फैमिली लिखेंगे। अच्छा, WH फैमिली क्या होती है, WH फैमिली होती है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। ठीक है, इन सबको WH कहते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे WH फैमिली, उसके बाद आप लिखेंगे इज, एम या आर, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज, एम, आर डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर आपको कहना है कि रोज़ा कब टूटता है या फिर व्रत कब टूटता है, तो आप कहेंगे व्हेन इज फास्ट ब्रोकन। सबसे पहले आपने WH फैमिली लिखा व्हेन, उसके बाद आपने लिखा इज इसलिए लिखा है क्योंकि फास्ट सिंगुलर है। फिर आ गया ऑब्जेक्ट फास्ट, फास्ट कहते हैं रोजे को या व्रत को, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। व्हेन इज फास्ट ब्रोकन, रोजा या व्रत कब तोड़ा जाता है। पतंग कैसे उड़ाई जाती है, हाउ इज काइट फ्लोन। हाउ WH फैमिली, इज हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट है काइट, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। हाउ इज काइट फ्लोन, पतंग कैसे उड़ाई जाती है।
साइकिल कहाँ चलाई जाती है? वेयर इज साइकिल रिडन? वेयर WH फैमिली, इज हेल्पिंग वर्ब, साइकिल ऑब्जेक्ट और रिडन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी कभी दो पहियों की बात होती है तो आप यूज़ करते हैं राइड। राइड की थर्ड फॉर्म रिडन होती है, तो वहाँ पर तो आप यूज़ करेंगे राइड। जैसे साइकिल दो पहियों की होती है तो यहाँ पर आप राइड यूज़ करेंगे। बाइक दो पहियों की होती है तो आप राइड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप कार चलाएंगे तो कार में राइड यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर होगा ड्राइव। तो दो पहियों के लिए यूज़ होता है राइड और चार पहियों के लिए यूज़ होता है ड्राइव। हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर कोई काम लगातार हो रहा होता है। जैसे मैं अभी लगातार बोल रहा हूँ, रुक नहीं रहा, बीच में बोल रहा हूँ, आप लगातार वीडियो को देख रहे हो, तो ये काम क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम या आर, उसके बाद बीइंग, BEING, बीइंग, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजमा चावल पकाए जा रहे हैं, तो आप कहेंगे राजमा चावल इज बीइंग कुक्ड। राजमा चावल ऑब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग लगाएंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड। राजमा चावल इज बीइंग कुक्ड, राजमा चावल पकाए जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको कहना है कि राजमा चावल मेरे द्वारा पकाए जा रहे हैं, मान लो आपको कहना है कि मैं पका रहा हूँ राजमा चावल, तो आप सिंपली कह सकते हैं राजमा चावल इज बीइंग कुक्ड बाय मी। राजमा चावल सुनीता के द्वारा पकाए जा रहे हैं, तो आप कहेंगे राजमा चावल इज बीइंग कुक्ड बाय सुनीता। राजमा चावल उसके द्वारा पकाए जा रहे हैं, राजमा चावल इज बीइंग कुक्ड बाय हिम। तो बाय लगाकर आप बता सकते हैं कि ये काम कौन कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सेंटेंस एक्टिव में बन रहा है तो उसको एक्टिव में बनाओ, खामा उसको पैसिव में बनाने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको कहना है कि मैं राजमा चावल पका रहा हूँ तो आप बोल दो कि आई एम कुकिंग राजमा चावल। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि घर को साफ किया जा रहा है। होम इज बीइंग क्लीन्ड। होम ऑब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्लीन्ड। होम इज बीइंग क्लीन्ड, घर को साफ किया जा रहा है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट। इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, फिर इज लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो इसी तरह अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे इज, एम या आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पूछना है कि क्या आज मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, तो आप कहेंगे आर। आर इसलिए लिखा है क्योंकि स्वीट्स प्लूरल है। फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट स्वीट्स, उसके बाद बीइंग, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड, और फिर लिखेंगे टुडे। आर स्वीट्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड? क्या आज मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं? क्या मुझे पागल बनाया जा रहा है? एम आई बीइंग फूल्ड? मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एम। यहाँ पर देखो आई ऑब्जेक्ट है क्योंकि आई के ऊपर कुछ काम हो रहा है, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कुछ काम हो रहा है, तो आई हो गया ऑब्जेक्ट। फिर आप लिखेंगे बीइंग और उसके बाद फूल्ड। एम आई बीइंग फूल्ड? क्या मुझे पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर आपको WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाने हैं तो सबसे पहले आप WH फैमिली लिखोगे, उसके बाद इज, एम या आर में से कोई एक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है? वाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड? वाई WH फैमिली, इज हेल्पिंग वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग और फिर प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है? वाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड। अगर आपको कहना है कि क्रिकेट मेरे घर में क्यों खेला जा रहा है, तो मैं कहूँगा वाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड इन माई होम। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका होता है, परफेक्ट हो चुका होता है। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो और वो काम प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक। अगर सिंगुलर होगा ऑब्जेक्ट तो आप लिखेंगे हैज़, और अगर प्लूरल होगा तो आप लिखेंगे हैव। उसके बाद आप लिखेंगे बीन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्टिन्यूस में जो बीन की स्पेलिंग थी वो थी BEING, लेकिन यहाँ पर जो बीन की स्पेलिंग है वो है BEEN, बीन। तो स्पेलिंग का ज़रा ध्यान रखिएगा। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि खाना पक चुका है, तो मैं कहूँगा फूड हैज़ बीन कुक्ड। फूड ऑब्जेक्ट है, फिर आप लिखेंगे हैज़ क्योंकि फूड सिंगुलर है, फिर आप लिखेंगे बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड। फूड हैज़ बीन कुक्ड, खाना पकाया जा चुका है। कपड़े धोए जा चुके हैं, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है, फिर आप लिखेंगे हैव और फिर बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है तो हमेशा की तरह हैज़ और हैव से स्टार्टिंग करोगे हेल्पिंग वर्ब से, और फिर लिखोगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या मछली खरीदी जा चुकी है, हैज़ फिश बीन परचेस्ड। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, फिश ऑब्जेक्ट है, फिर आप लिखेंगे बीन और उसके बाद खरीदना यानी परचेज, और परचेज की थर्ड फॉर्म है परचेज्ड। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अगर एक मछली है तो उसको भी आप फिश कहेंगे, और अगर बहुत सारी मछलियाँ तो उसको भी आप फिश कहेंगे। तो अब आप कहेंगे कि हम पहचाने कैसे कि एक मछली है या बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब से हमें पता लगता है कि सिंगुलर की बात है या प्लूरल की बात है, एक मछली है या बहुत सारी मछलियाँ हैं। फिशीज़ वर्ड तो होता है, लेकिन फिशीज़ वर्ड हम यूज़ करते हैं स्पीशीज़ के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मछली चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा आप फिश यूज़ करोगे, और हेल्पिंग वर्ब आपको बताएगा कि एक मछली है या बहुत सारी मछलियाँ हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हैव फिश बीन परचेज, तो यहाँ पर यह मतलब हो गया कि एक से ज़्यादा मछलियाँ हैं, प्लूरल है। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, किसी और दिन बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हैज़ टी बीन मेड, क्या चाय बनाई जा चुकी है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट है टी, उसके बाद बीन, उसके बाद मेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ टी बीन मेड, क्या चाय बनाई जा चुकी है। इसी तरह अगर आपको WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप सबसे पहले लिखेंगे WH फैमिली, उसके बाद आप लिखेंगे हैज़ या हैव में से कोई एक, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाउ हैव टाइगर्स बीन हंटेड, टाइगर्स का कैसे शिकार किया गया। तो हाउ WH फैमिली, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट टाइगर्स, उसके बाद बीन, उसके बाद हंटेड। हंटेड यानी शिकार करना। तो हाउ हैव टाइगर्स बीन हंटेड, टाइगर्स का कैसे शिकार किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। टेंसेस में तो हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन पैसिव वॉइस में ये नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वॉज या वर में से कोई एक, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर का आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वॉज लिखोगे, और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर लिखोगे। इसी तरह अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, वॉज वर को पहले कर देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश वॉज स्पोकन, इंग्लिश बोली गई थी। पास का सेंटेंस है ना, तो पास में बना है इंग्लिश बोली गई थी। अगर इसी सेंटेंस को आपको सवाल पूछना है, आपको कहना है कि क्या इंग्लिश बोली गई थी, तो आप कहेंगे वॉज इंग्लिश स्पोकन। इसी तरह अगर आपको कहना है कि उसको पनिश नहीं किया गया था, तो आप कहेंगे ही वॉज नॉट पनिश्ड। नेगेटिव सेंटेंस है तो वॉज के बाद हमने नॉट लिख दिया है, तो ही वॉज नॉट पनिश्ड, उसको पनिश नहीं किया गया था। अगर आपको कहना है कि टीचर के द्वारा उसको पनिश नहीं किया गया था, तो आप कहेंगे ही वॉज नॉट पनिश्ड बाय टीचर। ठीक है, अगर सवाल करना है तो आप कह सकते हैं वॉज ही नॉट पनिश्ड, क्या उसे पीटा नहीं गया था। वर सॉन्ग संग, क्या गाने गाए गए थे। सवाल हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आया है तो सवाल हो रहा है क्या गाने गाए गए थे। आप कह सकते हैं कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी में, तो आप कह सकते हो वर सॉन्ग संग इन योर बर्थडे पार्टी, क्या गाने गाए गए थे तुम्हारी बर्थडे पार्टी में। और अगर आपको WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप सबसे पहले WH फैमिली लिखोगे, उसके बाद वॉज या वर में से कोई एक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेयर वॉज शी मोलेस्टेड। मोलेस्ट का मतलब होता है छेड़ना, किसी लड़की को छेड़ना। तो वेयर वॉज शी मोलेस्टेड का मतलब है कि उस लड़की को कहाँ पर छेड़ा गया था। वेयर WH फैमिली है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, शी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्योंकि शी के ऊपर कुछ काम हुआ है, और मोलेस्ट की थर्ड फॉर्म होती है मोलेस्टेड। वेयर वॉज शी मोलेस्टेड, उसको कहाँ पर छेड़ा गया था। वॉट वॉज कुक्ड,
क्या बनाया गया था। अब देखिए इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट होगा तभी डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन बनेगा, बिना ऑब्जेक्ट के भी बन सकता है। वॉट वॉज कुक्ड का मतलब है कि क्या पकाया गया था। हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस में आपको पता है BEING बीइंग का इस्तेमाल होता है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, ऑब्जेक्ट वॉज या वर्ब में से कोई एक, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो सेंटेंस पास्ट में कॉन्टीन्यूसली हो रहा था, लगातार हो रहा था पास्ट में, वो कहलाता है पास्ट कॉन्टीन्यूस। जैसे कोल्ड ड्रिंक वॉज बीइंग सर्व्ड, कोल्ड ड्रिंक सर्व की जा रही थी। फिश वर बीइंग कॉक्ड, मछलियाँ पकड़ी जा रही थीं। और अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमेशा की तरह वॉज वर पहले लिखोगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर बीइंग लिखोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे। अगर आपको डब्ल्यू एच फैमिली में लिखना है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली लिखोगे, फिर वॉज या वर्ब में से कोई एक लिखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद बीइंग लिखोगे, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखोगे। मैं बार बार सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप चाहो तो फॉर्मूले को नोट कर सकते हो और सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे अगर आपको कहना है कि क्या ख़त लिखा जा रहा था, क्या ख़त लिखा जा रहा था, वॉज लेटर बीइंग रिटन। वॉज हेल्पिंग वर्ब है और क्योंकि ये सवाल है तो स्टार्टिंग में आ रहा है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है लेटर, फिर आप लिखोगे बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिटन। वॉज लेटर बीइंग रिटन, क्या ख़त लिखा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी कोई ऐसा काम जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो। इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद हेड लिखोगे, उसके बाद बीन लिखोगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बीन की स्पेलिंग BEEN है। तो कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे ब्राइब हैड बीन गिवन, रिश्वत दी जा चुकी थी। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, और हैड हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद है बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। ब्राइब हैड बीन गिवन, रिश्वत दी जा चुकी थी। मिस्टेक हैड बीन कमिटेड, गलती की जा चुकी थी। मिस्टेक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद बीन, उसके बाद कमिटेड। गलती करने को कहते हैं कमिट, और कमिट की थर्ड फॉर्म होती है कमिटेड। मिस्टेक हैड बीन कमिटेड, गलती की जा चुकी थी। इंटेरोगेटिव में हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आओगे, हैड लिखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हैड शी बीन इन्फॉर्म्ड, क्या उसे इन्फॉर्म किया जा चुका था। इन्फॉर्म का मतलब सूचित करना। हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, शी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। शी ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि शी के ऊपर कुछ काम हुआ है। उसके बाद है बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। हैड शी बीन इन्फॉर्म्ड, क्या उसे इन्फॉर्म्ड किया जा चुका था। अगर डब्ल्यू एच फैमिली के सेंटेंसेस बनाने हैं तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली लिखोगे, उसके बाद हैड लिखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर बीन लिखोगे और फिर लिखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसे कहाँ इन्फॉर्म किया जा चुका था, वेयर हैड शी बीन इन्फॉर्म्ड। वेयर डब्ल्यू एच फैमिली, हैड हेल्पिंग वर्ब, शी ऑब्जेक्ट, बीन, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी इन्फॉर्म्ड। उसे कहाँ इन्फॉर्म किया जा चुका था, वेयर हैड शी बीन इन्फॉर्म्ड। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस नहीं होते हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक, और उसके बाद बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल का यूज़ होता है आई या फिर वी के साथ। अगर आपका ऑब्जेक्ट आई या वी में से कोई एक है तब आप शैल का यूज़ करेंगे, बाकी सब जगह पर आप विल का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स विल बी वाटर्ड। प्लांट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फिर आपने लिखा विल, उसके बाद बी, उसके बाद वाटर्ड। वाटर्ड यानी पानी देना। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि पौधों को पानी दिया जाएगा। कोई काम है जो फ्यूचर में होगा, इसलिए ये सेंटेंस फ्यूचर सिंपल है। प्लांट्स विल बी वाटर्ड, पौधों को पानी दिया जाएगा। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो सबसे पहले आप विल या शैल में से कोई एक लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे ऑब्जेक्ट और फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अगर इसी सेंटेंस को आपको इंटेरोगेटिव करना हो तो आप कहेंगे विल प्लांट्स बी वाटर्ड, क्या पौधों को पानी दिया जाएगा।
अगर आपको WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाने हैं तो सबसे पहले आप लिखोगे WH फैमिली, उसके बाद आप लिखोगे विल या शैल में से कोई एक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल पौधों को पानी कब दिया जाएगा, व्हेन विल प्लांट्स बी वाटर्ड। व्हेन WH फैमिली, विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्लांट्स ऑब्जेक्ट, फिर लिखा आपने बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वाटर्ड। व्हेन विल प्लांट्स बी वाटर्ड, पौधों को पानी कब दिया जाएगा। हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट में वो सेंटेंसेस आते हैं जब कोई काम फ्यूचर में कंप्लीट होता है। कोई काम है जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा वो कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे विल या शैल में से कोई एक, उसके बाद लिखेंगे हैव बीन। हैव बीन के बाद आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल द ऑफर विल हैव बीन एक्सेप्टेड, ऑफर को एक्सेप्ट किया जा चुका होगा। द ऑफर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा विल, उसके बाद हैव बीन लिखा, उसके बाद एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट के थर्ड फॉर्म है एक्सेप्टेड। ऑफर एक्सेप्ट किया जा चुका होगा। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो सबसे पहले आप विल या शैल में से कोई एक लिखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल विल द वर्क हैव बीन फिनिश्ड। विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव है, क्या वाला है। तो विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखा आपने ऑब्जेक्ट यानी द वर्क, फिर आपने लिखा हैव बीन और फिर लिखा फिनिश्ड। फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। विल द वर्क हैव बीन फिनिश्ड, क्या काम ख़त्म किया जा चुका होगा। अगर आपको WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाने हैं तो सबसे पहले आप लिखोगे WH फैमिली, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आप लिखोगे हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई विल काइट्स हैव बीन फ्लोन। वाई WH फैमिली है, फिर आपने लिखा हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद आपने लिखा ऑब्जेक्ट काइट्स, उसके बाद हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लोन, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि पतंगे क्यों उड़ाई जा चुकी होंगी। वाई विल काइट्स हैव बीन फ्लोन, पतंगे क्यों उड़ाई जा चुकी होंगी। दोस्तों आखिर में मैं आपको पैसिव वॉइस मॉडल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपको मॉडल्स के बारे में नहीं पता तो मैं कोशिश करूंगा कि आई बटन में वीडियो डाल दूं। मैंने मॉडल्स के ऊपर वीडियो बना रखी है और टेंसेस के ऊपर भी वीडियो को बना रखा है। तो अगर आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में ग्रामर को सीखना है तो हमारे चैनल पर सीख सकते हैं। ऊपर आई बटन में वीडियोस को डालने की कोशिश करूंगा। बहरहाल मॉडल्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट हमेशा की तरह, उसके बाद आप लिखेंगे मॉडल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल होता है कैन, कुड, शुड, वुड, इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको मॉडल कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल उसे एक मौका दिया जा सकता है, ही कैन बी गिवन अ चांस। यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, उसके बाद आपने लिखा बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। ही कैन बी गिवन, उसे दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है, अ चांस, एक मौका। ही कैन बी गिवन अ चांस, उसे एक मौका दिया जा सकता है। तुम्हें सज़ा दी जानी चाहिए, यू शुड बी पनिश्ड। यू ऑब्जेक्ट है, फिर आपने लिखा मॉडल शुड, उसके बाद आपने लिखा बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड। यू शुड बी पनिश्ड, तुम्हें सज़ा दी जानी चाहिए। अगर इंटेरोगेटिव करना है तो आप इसको कह सकते हो शुड यू बी पनिश्ड। शुड क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो इसको स्टार्टिंग में ले आओगे और कहोगे शुड यू बी पनिश्ड, क्या तुम्हें सज़ा दी जानी चाहिए। तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव। ठीक है। द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन, फॉर्म को फिल करना ही चाहिए। द फॉर्म यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपने लिखा मस्ट जो कि मॉडल है, उसके बाद बी, उसके बाद फिल्ड, फिल्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इन, फिल्ड इन मतलब भरना। तो फॉर्म को फिल करना ही चाहिए, फॉर्म को भरना ही चाहिए। द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो एक बार वीडियो को और देखो, एक दो बार और वीडियो को देखो, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ग्रामर की और वीडियोस देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट पर आपको ग्रामर के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।